गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। सो माय डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने अब तक नेट एसेट बेसिस मेथड में एक्सक्लूडिंग गुडविल एंड इंक्लूडिंग गुडविल का बच्चों एग्जांपल्स प्रैक्टिस किया है। मैंने आप लोगों को बोला था प्रैक्टिकल प्रॉब्लम से एक नंबर स्टार्ट करें और करके मुझे भेजें। तो अब तक शायद किसी ने नहीं किया, जिन्होंने नहीं किया मुझे करके भेजें। बच्चों खुद थोड़ा प्रैक्टिस करो। ओनली बच्चों आपको कॉन्सेप्ट समझना है, जिसको मैंने आपको 2-3 बार समझा चुका हूं मैं एग्जाम्पल के साथ। एंड उसके बाद हम लोग बच्चों पढ़े थे अर्निंग कैपेसिटी मेथड या यील्ड मेथड बच्चों, या मार्केट वैल्यू मेथड हमने पढ़ा था। उसके अंदर जो 3 वेरिएशंस थे मैंने लिखवाए थे एंड लिखवा रहा था। तो बच्चों जहां तक थ्योरी का सवाल है उसे कंप्लीट करते हैं, उसके बाद सारे मेथड्स के प्रॉब्लम करेंगे एंड मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। एंड सारे मेथड बच्चों आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात है इसमें इंटरेस्टिंग लगेंगे। हर एक मेथड्स में ऐसे टर्म्स हैं, ऐसे नोट्स हैं जो हमें समझने के लिए बहुत जरूरी है एंड हमें समझने में बहुत इंटरेस्ट भी आएगा। जहां तक नेट एसेट बेसिस का सवाल है वो वेरी सिंपल है, और ये अर्निंग कैपेसिटी मेथड बच्चों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भी है। इससे हमें बहुत सारी जानकारी भी मिलती है। जहां पे कहीं हमारे क्या होते हैं, शेयर होल्डर्स ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं कंपनी के डिविडेंड रिटर्न पे। कोई शेयर होल्डर बच्चों इंटरेस्टेड होते हैं कंपनीज की डेवलपमेंट पे, कंपनीज की अर्निंग में। तो बच्चों स्मॉल शेयर होल्डर जैसे होते हैं वो लोग हमें चाहते हैं कि हमें कितना रिटर्न मिल रहा है। एंड जो समझदार होते हैं वो अपने रिटर्न को या क्विक रिटर्न पे ध्यान नहीं देते, वो चाहते हैं कि हमेशा कंपनी कितनी ग्रो कर रही है। क्योंकि बच्चों कंपनी ग्रो करेगी मतलब हमारा जो इन्वेस्ट किया है पैसा, जो हमारा वहां पे वर्थ लगा है, जो नेटवर्थ लगा है, जो हमारा कैपिटल, जो इन्वेस्टमेंट्स है, डेफिनेटली वो ग्रो करेगा ना। उसकी ग्रोथ के साथ बच्चों हमारी ग्रोथ भी होगी। तो सिर्फ डिविडेंड रिटर्न पे बच्चों भी डिपेंड नहीं करना चाहिए। डिफरेंट सिचुएशंस पे बच्चों डिफरेंट प्रोसीडियर्स आर देयर टू वैल्यू दी शेयर फॉर द वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स। सो बाय द वे बच्चों मैं आपको 2 मेथड लगभग लिखवा चुका हूं। लास्ट मेथड जो था उसमें हमारा वैल्यूएशन बेस्ड ऑन डिविडेंड, वैल्यूएशन बेस्ड ऑन बच्चों आपका रेट ऑफ रिटर्न में हम लोग पढ़े थे वैल्यूएशन बेस्ड ऑन आपका डिविडेंड, देन रेट ऑफ अर्निंग, एंड लास्ट में मैंने आपको पढ़ाया था वैल्यूएशन बेस्ड ऑन प्राइस अर्निंग रेशियो। रेट ऑफ रिटर्न मेथड में वैल्यूएशन बेस्ड ऑन आपका डिविडेंड, वैल्यूएशन बेस्ड ऑन बच्चों आपका अर्निंग, एंड उसके बाद में बच्चों था प्राइस अर्निंग रेशियो। तो प्राइस अर्निंग रेशियो के मैंने 3 फॉर्मूला, फॉर्मूला तो 2 ही था, उसको फिर एक्सप्लेन करने के लिए मैंने आपको मेथड्स बताए थे। क्लियर? सो राइट डाउन बच्चों, नोट करके सभी स्टूडेंट्स लिखें। राइट डाउन बच्चों, रेट ऑफ रिटर्न बेसिस मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स, रेट ऑफ रिटर्न बेसिस मेथड of valuation of shares is the method which is to be used in all the cases. All the cases. Full stop. Under this method बच्चों comma the valuation depends on लिखो, depends upon लिखो, the comparison of the company's earning the comparisons of the company's earning capacity and the normal rate of profits. The normal rate of profits or dividend that is current on outside investment. फुल स्टॉप। टू ascertain, ये था उसी का ही नोट है बच्चों, सारे नोट्स हमें समझने पड़ेंगे। टू ascertain the value of shares based on to ascertain the valuation of share based on profit
अर्निंग कैपेसिटी, कॉमा फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट हमने पढ़ा था आफ्टर कंसिडरिंग द बच्चों आपका एडजस्टमेंट like non-recurring income, non-recurring expenses and बच्चों remuneration that I taught you in the goodwill chapter. After calculating the average profit बच्चों which is determined after dividing the number of years from the बच्चों total profits, then after deducting बच्चों certain adjustment like non-recurring income को आपको क्या करना है, माइनस करना है, नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस को ऐड करना है, देन रेम्युनरेशन को बच्चों माइनस करना है। द प्रॉफिट दैट वी गेट आफ्टर दिस थ्री एडजस्टमेंट बच्चों, एंड मे बी सडन एडजस्टमेंट और भी हो सकता है बच्चों, जो मिलता है उसको बोलते हैं मेंटेनेबल फ्यूचर प्रॉफिट। ओके, सो मेंटेनेबल प्रॉफिट्स एंड नॉर्मल रेट ऑफ प्रॉफिट्स और डिविडेंड एट which the profits are to be capitalized. Profits are to be capitalized. Must be fixed. FIXED. Full stop. In arriving at the profit, to show the normal earning capacity, generally adjustments are to be made. वो मैं आपको बता चुका हूं अभी। इसी प्रॉफिट को निकालते वक्त कुछ एडजस्टमेंट्स आर टू बी मेड, such as बच्चों such as non-recurring incomes, non-recurring expenditures, okay, non-recurring incomes, then non-recurring expenditures and remunerations, income tax charges, allocation to reserve, clear? So these are the items which are highly essential while considering बच्चों your maintainable future profit। मैं समझाऊंगा, आप बस अच्छे से लिखो, because बच्चों these are not only required for the purpose of solving the sum or for the valuation of shares, but also बच्चों maximum time you will get question from, आपको मिलेगा क्वेश्चन फ्रॉम बच्चों आपका वैल्यूएशन ऑफ गुडविल से, एंड वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स में बच्चों आपको थियोरी में मिलेगा आपका नेट एसेट बेसिस मेथड, आपका अर्निंग कैपेसिटी या यील्ड बेसिस या मार्केट वैल्यू मेथड। डुअल मेथड बहुत रेयर आता है, क्लियर? आपका रेट ऑफ एक्सचेंज बहुत रेयर आता है, बट ये दो मेथड आपका जरूर आएगा, प्रॉब्लम में आएगा वो सब, बट थियोरी में आपको जरूर ये मिलेगा। सो दैट्स व्हाई दीज मेथड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर थियोरी पर्पस टू। ओके, तो नेक्स्ट बच्चों राइट डाउन, नीचे लिखो और एक पैराग्राफ रखिए। द मेन पर्पस फॉर एडजस्टमेंट्स ऑफ प्रॉफिट्स, द मेन पर्पस फॉर एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट इज द डिटर्मिनेशन ऑफ, हमें सबको मालूम है क्या निकालेंगे, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट which must be capable of, जिसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, जिसको हम यूज कर सकते हैं, ना कि जिसके ऊपर फिर से कुछ आपका लायबिलिटी या कोई सभी बच्चों प्रोविजन या रिजर्व जो पेबल होने वाला है, जो मीट होने वाला है, कोई भी उसके ऊपर डिपेंड करता होगा। नॉट आफ्टर डिडक्टिंग बच्चों एवरी एडजस्टमेंट
फाइनली जो प्रॉफिट जिसको हम यूज कर सकते हैं उसको हमें निकालना. दैट्स वाई these adjustments are बच्चों taken into account. Okay, so for future of आपका future annual या future maintainable profit which must be capable of distribution, which must be capable of बच्चों distribution, which must be capable for बच्चों distribution, ऑफ नहीं होगा, for distribution of dividend. First of the rate of interest for capitalizing the average normal profit is fixed upon UPON by the circumstances of a particular case. First up, here बच्चों वहां लिखो here, comma in general practice, comma a rate of 10% और मोर, या लिख सकते हो बच्चों ग्रेटर देन इक्वल टू 10% और मोर, या ब्रैकेट में लिख दो दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10% मे बी रीजनेबल. फर्स्ट ऑफ, इस थ्योरी के बाद ही बच्चों प्रॉब्लम सब स्टार्ट होगा. पहले सारा थ्योरी पढ़ना है आपको. राइट डाउन बच्चों, द फ्लोइंग स्टेप्स मे बी फॉलोड for calculating the value of shares according to yield method या अर्निंग कैपेसिटी मेथड. हम इस स्टेप्स को भी फॉलो कर सकते हैं, yield मेथड और अर्निंग कैपेसिटी मेथड. नीचे बच्चों लिखो फर्स्ट स्टेप, जैसे आपका गुडविल में स्टेप होता था वैसे स्टेप्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे. कैलकुलेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, कैलकुलेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट. अब नीचे लिखो एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स. सेकेंड स्टेप बच्चों कैलकुलेशन ऑफ मेंटेनेबल फ्यूचर प्रॉफिट्स, मेंटेनेबल फ्यूचर प्रॉफिट्स. ओके, सो वो कैसे निकलेगा बच्चों आपका, उसके नीचे आप लिख भी सकते हैं एक्सप्लेन करके. बच्चों आप लेफ्ट साइड में लिखो जो मैं बोल रहा हूं, राइट साइड में अमाउंट कॉलम दे दो. एवरेज प्रॉफिट फर्स्ट लिखो, राइट डाउन एवरेज प्रॉफिट्स. राइट हैंड साइड में बच्चों क्रॉस मार्क देके अमाउंट को प्रेजेंट करो, ऐसे क्रॉस मार्क में एवरेज प्रॉफिट जो निकला ऊपर. ओके, फिर नीचे लिखो माइनस नॉन रिकरिंग बच्चों आपका इनकम, नॉन रिकरिंग आपका इनकम. ओके, उसको मार्क देके उसको माइनस करके उसके बाद प्लस, या नहीं तो छोड़ दो प्लस लिखो. नॉन रिकरिंग बच्चों एक्सपेंडिचर्स, माइनस बच्चों रेम्युनरेशंस, बच्चों माइनस बच्चों आपका कुछ रिजर्व्स वगैरह अगर होगा तो रिक्वायरमेंट उसको भी आप करना पड़ेगा, बस छोड़ दो वो जरूरत नहीं है.
बस खत्म, जो निकला बच्चों दैट इज मेंटेनेबल फ्यूचर प्रॉफिट, जो निकला इन तीनों से। अब नेक्स्ट पॉइंट लिखो बच्चों, कैलकुलेशन ऑफ एक्सपेक्टेड रिटर्न, calculation of expected return, write down expected return is equal to expected profits by equity capital whole into 100. Then calculation of बच्चों yield value of share, उसमें लिखो बच्चों वैल्यूएशन ऑफ शेयर इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड रेट बाय नॉर्मल रेट. This is the formula, final formula. Valuation of share is equal to expected rate by normal rate into बच्चों paid up value of share. Full stop. Clear बच्चों? Then move to the price earning ratio के बाद बच्चों प्रोडक्टिविटी फैक्टर्स. प्रोडक्टिविटी फैक्टर्स, तो हेडिंग लिखो बच्चों थर्ड पॉइंट में वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स बेस्ड ऑन प्रोडक्टिविटी फैक्टर्स. वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स बेस्ड ऑन प्रोडक्टिविटी फैक्टर्स. बच्चों थोड़ा पीछे चलो, शायद कुछ मेथड्स में थोड़ा सा बुक में गलत था, उसको शायद मैंने डिटेक्ट किया है. एक थोड़ा बैक करो बच्चों. व्हेन आई स्टार्टेड बच्चों डिटेक्टिंग यू बच्चों अर्निंग कैपेसिटी मेथड और यील्ड मेथड और आपका मार्केट वैल्यू मेथड में हमने क्या लिखा था, इसमें तीन मेथड थे. फर्स्ट आपका था बच्चों रेट ऑफ रिटर्न, देन आपका था प्राइस अर्निंग रेशियो. देखो ए में लिखा होगा रेट ऑफ रिटर्न बेस्ड ऑन रेट ऑफ रिटर्न. सेकेंड था, मेरी बात को सुनो, बैक करके जाके देखो, हम जो पढ़ रहे हैं यील्ड मेथड या अर्निंग कैपेसिटी मेथड या आपका मार्केट वैल्यू मेथड, उसमें जो कैलकुलेशन बेस था 3 वेरिएशन में, पहला था आपका रेट ऑफ रिटर्न, सेकेंड था प्राइस अर्निंग, थर्ड था आपका प्रोडक्टिविटी फैक्टर्स. तो अभी हम थर्ड पढ़ रहे हैं. उसके बाद बच्चों फिर से लिखा था रेट ऑफ रिटर्न में, रेट ऑफ रिटर्न के अंदर लिखा था वैल्यूएशन बेस्ड ऑन, फिर से हमने पहले लिखा था डिविडेंड अर्निंग. उसके बाद बच्चों आपका था रेट ऑफ अर्निंग, या पहला था आपका रेट ऑफ डिविडेंड, सेकंड था रेट ऑफ अर्निंग. थर्ड मैंने प्राइस अर्निंग जो बोला था बच्चों, वो थर्ड वाला जो था वो प्राइस अर्निंग वाला नहीं था, वो ओवरऑली बच्चों सेकंड था. मेरी बात को फिर से सुनो बच्चों, यील्ड मेथड में या अर्निंग कैपेसिटी मेथड में 3 वेरिएशन है. पहला है रेट ऑफ रिटर्न, सेकंड है प्राइस अर्निंग, थर्ड है बच्चों प्रोडक्टिविटी फैक्टर. रेट ऑफ रिटर्न के अंदर मैंने आपको पहला लिखवाया रेट ऑफ डिविडेंड, सेकंड लिखा है बच्चों रेट ऑफ अर्निंग, थर्ड जो प्राइस अर्निंग लिख दिया वो थर्ड बच्चों नहीं है, वो ओवरऑली बच्चों आपका पहला था रेट ऑफ रिटर्न, सेकंड होगा बच्चों वो आपका प्राइस अर्निंग. समझ में आया? प्राइस अर्निंग बच्चों रेशियो जो है, प्राइस अर्निंग रेशियो, वो आपका था सेकंड. अब थर्ड है बच्चों वैल्यूएशन बेस्ड ऑन प्रोडक्टिविटी फैक्टर्स. तो ओवरऑली फर्स्ट मेथड रेट ऑफ रिटर्न, उसके 2 कैटेगरी हुए. आपका रेट ऑफ डिविडेंड, रिटर्न कैसे मिलेगा बच्चों, आइदर रेट ऑफ डिविडेंड में या आपका अर्निंग कैपेसिटी में जो आएगा रेट ऑफ अर्निंग, रेट ऑफ आपका डिविडेंड, रेट ऑफ अर्निंग. सेकेंड था प्राइस अर्निंग रेशियो, उसको जो आज हमने लास्ट क्लास में कुछ पढ़ा था आज पढ़ा. थर्ड बच्चों है वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स बच्चों बेस्ड ऑन प्रोडक्टिविटी फैक्टर्स. सो लेट्स कम टू द बच्चों वैल्यूएशन बेस्ड ऑन प्रोडक्टिविटी फैक्टर्स. ये भी बच्चों उसी का ही है, आपका यील्ड कैपेसिटी या अर्निंग कैपेसिटी या मार्केट वैल्यू मेथड में 3 कैटेगरीज का ये लास्ट कैटेगरी है. तो बच्चों लिखो
हियर प्रोडक्टिविटी फैक्टर्स मीन्स मतलब कंपनी की प्रोडक्शन कैपेसिटी के हिसाब से, ये प्रोडक्शन में क्या क्या फैक्टर यूज है उसके हिसाब से। प्रोडक्टिविटी फैक्टर्स मीन्स द अर्निंग पावर ऑफ द कंपनी, द अर्निंग पावर ऑफ द कंपनी इन रिलेशन टू द नेट वर्थ ऑफ द कंपनी, in relation to the net worth of the company। फुल स्टॉप। नीचे लिखो हियर प्रोडक्टिविटी फैक्टर्स इज इक्वल टू, उसका फॉर्मूला लिखेंगे हम लोग। प्रोडक्टिविटी फैक्टर्स बच्चों इज इक्वल टू एवरेज वेटेड टैक्स्ड प्रॉफिट, एवरेज वेटेड, यू नो वेट हम लोग पुट करते हैं 1 2 3 करके, वेटेड WEIGHTED, वेटेड टैक्स्ड TAXED, एवरेज वेटेड टैक्स्ड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय एवरेज वेटेड नेट वर्थ। नेट वर्थ ब्रैकेट में लिख सकते हो बच्चों, नेटवर्थ का मतलब है शेयर होल्डर्स फंड, या नीचे लिख दो शेयर होल्डर्स फंड। ओके, एवरेज वेटेड टैक्स प्रॉफिट डिवाइडेड बाय एवरेज वेटेड नेट वर्थ होल इनटू बच्चों 100। ओके, देन राइट डाउन बच्चों स्टेप्स। Here average weighted tax profit and average weighted net worth are ascertained by taking number of years whose results are relevant to the future। फुल स्टॉप। नीचे लिखो here productivity factors after determining is applied to the average weighted net worth, is applied to the average weighted net worth of the company on the valuation date of shares to arrive at the projected earnings, to arrive at the projected earnings that is maintainable future profits of the company। Full stop। The projected earnings after necessary adjustments, प्रोजेक्टेड अर्निंग मतलब मेंटेनेबल फ्यूचर प्रॉफिट मैंने बोला आपको, आफ्टर नेसेसरी एडजस्टमेंट्स सच एज डिविडेंड ऑन, यहां पे जो एडजस्टमेंट्स हैं बच्चों आपका, डिविडेंड ऑन प्रीफरेंस शेयर्स, comma effect of underutilization of productivity capacity, effect of underutilization of productivity capacity, comma making appropriation
for rehabilitation and replacement purposes are divided by the normal rate of return to arrive at the value of the company's business. Full stop. Now the result is divided by the number of equity shares. बच्चों थोड़ा सा शायद गलत लिखा, फिर से देखो। मैंने ऊपर लिखवाया आर डिवाइडेड बाय द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न टू अराइव एट द वैल्यू ऑफ द कंपनीज बिजनेस in relation to the equity shareholders. फुल स्टॉप। उसके बाद बच्चा लिखना द वैल्यू ऑफ कंपनीज बिजनेस which is obtained is divided by the number of equity shares. होल्डर्स नहीं काउंट होता, हमेशा शेयर्स होता है। फॉर द वैल्यूएशन ऑफ ईच शेयर्स। फुल स्टॉप। फिर से बोल दे रहा हूं बच्चों, द प्रोजेक्टेड अर्निंग्स जो आपका था आफ्टर नेसेसरी एडजस्टमेंट सच एज बच्चों आपका डिविडेंड ऑन प्रीफरेंस शेयर, इफेक्ट्स ऑफ अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ प्रोडक्टिविटी कैपेसिटी, मेकिंग अप्रोप्रिएशन बच्चों फॉर रिहेबिलिटेशन एंड रिप्लेसमेंट पर्पजेस are divided by the normal rate of return to arrive at the value of the company's business in relation to the equity shareholders. The value of the company's business which is obtained is divided by the number of your equity shares to get the value per share या value of each equity shares. Okay. Then write down the third method. थर्ड मेथड ओवरऑली, फर्स्ट मेथड इज योर नेट एसेट बेसिस मेथड, सेकेंड मेथड था हमारा बच्चों अर्निंग कैपेसिटी या यील्ड या मार्केट वैल्यू मेथड। अब थर्ड मेथड आपका है बच्चों डुअल मेथड या फेयर वैल्यू मेथड। राइट डाउन डुअल और DUAL, डुअल और फेयर वैल्यू मेथड। ये एग्जाम में जरूर आएगा, अगर वो दोनों आएगा तो ये जरूर आएगा, थ्योरी पर्पज में नहीं, प्रॉब्लम पर्पज में। बच्चों हियर वैल्यूएशन ऑफ शेयर इज इक्वल टू, राइट डाउन here valuation of share is equal to बच्चों वैल्यूएशन ऑफ शेयर या वैल्यू पर शेयर बच्चों और नेट एसेट बेसिस डुअल मेथड दोनों का एवरेज होगा बच्चों। वैल्यूएशन ऑफ शेयर एज पर नेट एसेट बेसिस प्लस वैल्यूएशन ऑफ शेयर as per earning basis whole
होल डिवाइडेड बाय 2। माने पहले जो हमने 2 मेथड्स पढ़े, नेट एसेट बेसिस मेथड का जो वैल्यूएशन ऑफ शेयर हुआ, प्लस बच्चों आपका अगर होता है अर्निंग कैपेसिटी या यील्ड मेथड या मार्केट वैल्यू मेथड में जो आपका रेट ऑफ शेयर होता है बच्चों, दोनों को प्लस करके एवरेज निकालना है बाय 2। So here valuation of share is equal to बच्चों rate of share according to net asset basis plus बच्चों rate of share according to आपका अर्निंग कैपेसिटी मेथड होल डिवाइडेड बाय 2। मतलब अगर एग्जाम में आपको दे देता है फाइंड आउट द वैल्यूएशन ऑफ शेयर अकॉर्डिंग टू डुअल मेथड, तो आपको डुअल मेथड मतलब यू हैव टू फॉलो बच्चों, यू विल हैव टू डिटरमाइन द आंसर आफ्टर कंसीडरिंग बच्चों वैल्यूएशन ऑफ शेयर अकॉर्डिंग टू नेट एसेट बेसिस मेथड, फिर एक्सक्लूडिंग है, इंक्लूडिंग है, गोइंग कंसर्न है, लिक्विडेशन है, एंड उसके बाद बच्चों आपका अर्निंग कैपेसिटी मेथड, उसके अंदर फिर आपको रेट ऑफ रिटर्न है, उसके अंदर आपका प्राइस अर्निंग रेशियो है, उसके बाद थर्ड है प्रोडक्टिविटी फैक्टर है। उनको कंसीडर करते हुए आपको दोनों मेथड में आपको पहले वैल्यूएशन ऑफ शेयर निकाला, सब इसमें वैल्यू निकला 20 रुपीज, इसमें लिखना 22 रुपीज, तो 20 प्लस 22 बाय 2। तो ओवरी हम 20 को भी कंसीडर नहीं करेंगे, 22 को भी कंसीडर नहीं करेंगे, दोनों को एवरेज को कंसीडर करेंगे, दैट इज 20 प्लस 22 बाय 2 इज इक्वल टू 42 बाय 2 इज इक्वल 21। ओके, तो यहाँ पे ना इधर हम एसेट्स पे डिपेंड करेंगे ना हम अर्निंग पे डिपेंड करेंगे, हम लोग इन दोनों के बीच को कंसीडर करेंगे। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज डुअल और फेयर वैल्यू या एवरेज ऑफ द फर्स्ट टू मेथड। ओके, तो आंसर बताए। सो बच्चों मैनी अकाउंट नीचे लिखो, मैनी अकाउंटेंट्स बच्चों मैनी अकाउंटेंट्स गिव देयर ओपिनियन to determine the valuation of share। बहुत सारे अकाउंटेंट्स अपना व्यू देते हैं, अपना ओपिनियन देते हैं टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ शेयर्स बाय कंसिडरिंग द एवरेज ऑफ फर्स्ट टू मेथड, द एवरेज ऑफ नेट एसेट बेसिस लिख दो, द एवरेज ऑफ नेट एसेट बेसिस and बच्चों अर्निंग कैपेसिटी मेथड। क्लियर? they neither consider valuation of share according to net asset basis nor बच्चों आपका nor earning capacity method। comma however full stop लिखो, comma full stop दो, thus they suggest to find out the value of share by considering the average of share value according to net assets बेसिस एंड अर्निंग कैपेसिटी बेसिस। ये मीनिंग भी हो गया। तो व्हाट इज डुअल मेथड में अगर आता है तो द एवरेज ऑफ द वैल्यू द एवरेज वैल्यू पर शेयर अकॉर्डिंग टू नेट एसेट बेसिस मेथड एंड अर्निंग कैपेसिटी मेथड इज नोन एज बच्चों वैल्यूएशन ऑफ शेयर अकॉर्डिंग टू डुअल और फेयर वैल्यू। The average value of the shares determined, अगर लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, the average value per share या value of shares बच्चों determined according to net asset basis and earning capacity basis is known as valuation of is known as बच्चों value per share according to आपका dual और fair value method। ओके बच्चों, so this is your third method। clear?
अच्छे से बच्चों नोट्स मेंटेन करो। और मैंने कहा था बच्चों आपका FSAR के लिए या प्रिंसिपल मार्केटिंग के लिए मुझसे सभी बात करें तो करना चाहिए, सभी आ सकते हो, सभी को आके मुझसे बात करना चाहिए। अगेन मैं बोल रहा हूँ थर्सडे आके सभी स्टूडेंट्स मुझसे मिले तुम्हारे टाइम पे 9 o'clock पे। आई विल सजेस्ट यू, बच्चों कुछ इन्फॉर्मेशन दूंगा, ओके। एंड उसके साथ बच्चों होमवर्क आप लोग खुद करें, प्रैक्टिस करें, फाइनल अकाउंट्स पढ़ें, फाइनल अकाउंट्स का फॉर्मेट, उसका एडजस्टमेंट्स पढ़ें, ओके, एंड प्रॉब्लम सॉल्व करें। साथ ही बच्चों अगर आपका इंटरनल होता है तो आपको डेफिनेटली यूनिट 1 पढ़ना पड़ेगा, आपका शेयर कैपिटल, कंपनीज अकाउंट से शेयर कैपिटल एंड डिवेंचर, इसका थ्योरी बच्चे पढ़ लो। आपका रिडम्पशन ऑफ प्रीफरेंस है, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर एंड शेयर का आप प्रॉब्लम सभी प्रैक्टिस करें, ओके। गॉड ब्लेस यू, धन्यवाद बच्चों।